नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से वायदा बाजार। वायदा बाजार और उससे संबंधित जो एक्सचेंज हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग एक्सचेंज पढ़ते आए हैं, बीएससी के बारे में पढ़ते आए हैं, एनएससी के बारे में पढ़ते आए हैं, वहाँ पर शेयर मार्केट्स के बारे में आप लोग पढ़ते रहे हैं। यहाँ पर कमोडिटी किस तरह से लिस्टेड होती है, कमोडिटी का व्यापार कैसे होता है, उससे संबंधित हम लोग चीज़ें देखेंगे। उसको लेके कोई एक्सचेंज है कि नहीं है वो भी देखेंगे। पहले नहीं हुआ करता था, पहले कमोडिटी को लेके एक्सचेंज नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कमोडिटी को लेकर भी एक्सचेंज बने, जिससे कि उससे भी हम लोग पता चल सके कि क्या मार्केट में कमोडिटी का भाव चल रहा है। कमोडिटी में सभी कृषि उद्योग से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, वस्तुगत चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेवा क्षेत्र नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कृषि से संबंधित कोई अगर वस्तुएं बन रही है या कृषि जो हो रही है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खेतों में उसका उत्पादन किया जाता है, उसका क्या रेट चल रहा है। लेकिन ये रियल टाइम बेस्ड होता है। ध्यान रखें, रियल टाइम बेस्ड का मतलब कि जो, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन में शेयर मार्केट की बात करें तो, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को देखने तो उसका भी क्या होता है कि आपको एक्सचेंज में पता चलता रहे क्या भाव चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भाव चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या भाव चल रहा है, या कोई लोकल मार्केट है उस पर क्या भाव चल रहा है। तो इस सब चीज़ों की जानकारी मतलब जो भी एक्सचेंज बनाया गया उससे पता चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले इस चीज़ को समझेंगे तो उससे पहले समझेंगे वायदा बाजार क्या होता है। वायदा बाजार के बारे में हम लोग पहले अच्छे समझेंगे। वायदा बाजार, वायदा मतलब वादा कर रहे हैं हम लोग। फ्यूचर मार्केट की बात करें, वायदा बाजार मतलब होता है फ्यूचर मार्केट। वायदा जब हम लोग वायदा करते हैं या वादा करते हैं तो हम लोग भविष्य की चीज़ देखते हैं। हम वादा किस चीज़ के लिए करते हैं? हम वादा करते हैं कि ये आपको दे देंगे, तो वादा हम ये दे देंगे मतलब फ्यूचर में चले गए हम यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्यूचर मार्केट की बात की जाए, फ्यूचर मार्केट जनरेट कैसे होता है, फ्यूचर मार्केट बनता कैसे है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि जब हम कह रहे हैं कि वायदा मार्केट कह रहे हैं तो हम चीज़ों को क्या कहते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं। क्रय विक्रय तो वहाँ भी कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी कर रहे हैं, क्रय विक्रय यहाँ भी कर रहे हैं। क्रय विक्रय किसका कर रहे हैं? वस्तुओं कर रहे हैं। लेकिन वस्तुओं क्रय विक्रय करने का तरीका जो होगा वो फ्यूचर मार्केट हम जब कह रहे हैं तो उसके आधार पर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ क्रय विक्रय करेंगे तो उस वस्तु की पर्टिकुलर, कोई भी वस्तु हो सकती है, कृषि संबंधित वस्तु हो सकती है, उद्योग संबंधित वस्तु हो सकती है, उन वस्तुओं का जब हम लोग क्रय विक्रय करते हैं तो उसकी कीमतें सबसे पहले तय कर ली जाती है और तिथि भी पहले तय कर ली जाती है कि हम इस तिथि को इस रेट पे इस चीज़ को बेचेंगे और सामने वाला जो खरीदेगा वो भी उसी रेट पे खरीदेगा उस तिथि में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो दोनों के बीच में जो क्रेता और विक्रेता है उसके बीच में एक समझौता, एक साथ ज्ञापन हो जाता है, समझौता कर लेते हैं वो लोग कि किस रेट पे हम फ्यूचर में वस्तु बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान ने अपनी फसल उगाई है तो फसल वो बेचने जाएगा तो कोई उसको खरीदेगा भी, उसका क्रेता भी होगा। तो उन दोनों के बीच में भविष्य का समझौता हो जाएगा कि इस तारीख को मैं अपनी फसल को इस रेट पर बेचूंगा, मतलब कोई रेट तय कर लिया जाएगा, उस रेट पर वो बेचेगा। अगर फ्यूचर में उसका रेट गिर जाए या उसका रेट बढ़ जाए, उसका उस तय किए हुए रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी रेट पे बिकेगा जो रेट किसान और क्रेता के बीच में तय किया गया होगा पहले। तो इससे दोनों को सुरक्षा मिलती है। ध्यान देंगे इसको, इससे क्या होता है, दोनों को सुरक्षा मिलेगी। मतलब कि घटे हुए अगर रेट घट गया है फ्यूचर में, अगर वस्तु का रेट या कोई कृषि उत्पाद का रेट घट गया है तो उससे जो बेचने वाला किसान को फायदा मिलेगा, और अगर बढ़ गया है तो उससे मतलब कि अगर बढ़ा है रेट, सॉरी घटे वाली बात कर रहा हूँ, घटने से उसको नुकसान नहीं होगा। अगर घट गया रेट तो नुकसान नहीं होगा जो किसान को, और बढ़ गया तो क्रेता को नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों की सिक्योरिटी तय कर ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। जब किसी प्रतिभूति की कीमत व लेन देन की तिथि, अब प्रतिभूति की यहाँ बात करें क्योंकि एक डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, अभी हम बस कमोडिटी की बात करेंगे। जब किसी प्रतिभूति की कीमत व लेन देन तिथि एवं अन्य शर्तें वर्तमान में निर्धारित हो जाएं, तिथि और अन्य शर्तें, मतलब अन्य शर्तें मतलब कि कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्या रेट होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो शर्तें हैं, वर्तमान में निर्धारित हो जाए, और प्रतिभूति का क्रय विक्रय भविष्य में किसी पूर्व निर्धारित तिथि को हो। पूर्व निर्धारित तिथि को मतलब कि पहले से तय कर लिया गया है कि मैं मार्च में फलाना तारीख को मैं आपको ये चीज़ बेचूंगा, आपको इसको खरीदना है, ठीक है।
तो ये ऐसे बाजार को हम लोग वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट, वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब इस वायदा बाजार तो हो गया, अब इस वायदा बाजार को भी रेगुलेट कौन करता है? तो वायदा बाजार को रेगुलेट करता है सेबी करती है, जाने दें 1992। पहले इसकी नियामक संस्था एफएमसी हुआ करती थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि वायदा बाजार को पहले कौन रेगुलेट करता था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए पहले वायदा बाजार को एफएमसी रेगुलेट करती थी, यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इसको रेगुलेट करता था। और बाद में जब इस संस्था को यानी एफएमसी को इसमें विलय कर दिया, किसमें विलय कर दिया गया? सेबी में विलय कर दिया गया। तो अब सेबी इसको रेगुलेट कर रही है। मानने कि अब क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको एफएमसी नहीं करना है, ठीक, एफएमसी ऑप्शन में दे दे तो याद रखिए ये पहले कभी नियामक संस्था हुआ करती थी वायदा बाजार को रेगुलेट करने वाली, अब सेबी वर्तमान में करती है इसका। अब हम देखते हैं कमोडिटी से रिलेटेड कुछ एक्सचेंज है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, जैसे कि एक वस्तु व्यापार एवं कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी ट्रेडिंग एंड कमोडिटी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका वही प्रमुख कार्य जो मैंने अभी आपको इसके लिए बताया, बस यहाँ पर प्रतिभूति की चर्चा हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वस्तुओं की, ठीक है। तो जब हमने लिख दिया वस्तु, देखिए ध्यान दें, कमोडिटी की बात कर, वस्तु कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी का मतलब वस्तु, प्रमुख कार्य क्या? वस्तु में वायदा कारोबार की सुविधा प्रदान कर, मतलब कि एक वायदा कारोबार की सुविधा यहाँ प्रतिभूति में की जा रही थी, अब वायदा कारोबार की सुविधा हम कमोडिटी में देने जा रहे हैं, तो उसका नाम रखा वस्तु व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? वस्तु में वायदा कारोबार की सुविधा प्रदान कर कीमतों में विपरीत संचलन, ध्यान देंगे इस लाइन को, कीमतों में विपरीत संचलन से भागीदारों को सुरक्षा प्रदान। विपरीत संचलन का मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो रेट तय कर लिया जाएगा, अगर उस रेट से कम होगा तो सुरक्षा किसान को मिलेगी, उस रेट से ज़्यादा होगा तो सुरक्षा आपको, क्या नाम है, आपकी जो लेने वाला क्रेता है। क्योंकि जब चीज़ें महंगी होंगी, अभी कह देगा, मान लीजिए आपने तय कर लिया, मान लीजिए उदाहरण लेके समझते हैं हम लोग, किसान ने तय किया कि मार्च में 2 तारीख को, मार्च में तिथि रख दी गई, मार्च में 2 मार्च की तिथि रख दी, समझिए ध्यान से, 25, अब यहाँ पर रेट तय कर लिया गया 25 रुपये, ठीक है। गेहूं की कीमत तय कर ली गई, गेहूं को हम इतने रुपए किलो, 25 रुपये किलो में गेहूं आपको 2 मार्च को यहाँ पर 25 रुपये किलो के हिसाब से हम आपको देंगे, तय कर ली गई तिथि, वायदा कारोबार हो गया वर्तमान में, ठीक। अब गेहूं को 2 तारीख आ गया, बेचना है। अब पता चला कि मार्केट में रेट जो हो गया इसका गिर गया, अब ध्यान समझिए, मार्केट में रेट इसका गिर गया और गिर के कितना हो गया इसका, मान लीजिए 20 रुपये हो गया, 20 रुपया प्रति किलो हो गया। अब 20 रुपये प्रति किलो हो गया तो अब क्या हो गया, तो चूंकि आप क्रेता और किसान के बीच में, ठीक है, क्रेता जो खरीदने वाला है और जो किसान के बीच में तो 25 रुपये में तय किया गया था 2 मार्च को, लेकिन 2 मार्च को पता चला कि जो मार्केट में जो इसका गेहूं का रेट वो गिर के 20 रुपये पहुँच गया है। तब जब चूँकि समझौता हो चुका है तो जो खरीदने वाला है वो आपसे 25 रुपये में खरीदे, क्योंकि ये तय किया जा चुका है पहले ही कि 25 रुपये में बेचा जाएगा। तो इस अब गिर गए मार्केट, अगर वो कह दे नहीं भाई हम नहीं खरीदेंगे, 20 रुपया, मतलब कि 20 रुपया हो गया, मुझे 20 रुपये में खरीदना है, क्रेता कह दे, तब तो इसमें घाटा किसका होगा? घाटा किसान को हो जाएगा ना। तो किसान को सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये समझौता, जो कि वायदा बाजार यानी वायदा बाजार जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है वस्तु व्यापार और कमोडिटी पर। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ये रेट 25 से बढ़कर उसी समय 2 मार्च को बढ़ के 30 हो गया, 30 रुपये प्रति किलो हो गया, 30 रुपये प्रति किलो हो गया, तब क्या होगा? तब क्या कहे, तब तो फायदा, यहाँ पर फायदा किसको दिख रहा होगा? किसान को दिखेगा। और किसान कह दे कि नहीं भाई अब तो 30 रुपये हो गया, आपको इसमें लेना पड़ेगा। तब क्रेता क्या कहेगा कि नहीं, हम लोगों के बीच में जो समझौता हुआ था तो 25 रुपये में हुआ था, तो हम 30 रुपये क्यों दें आपको गेहूं के लिए? तो एक तरह से दोनों को सुरक्षा, ये वही चीज़ लिखी गई है कि वस्तु में वायदा कारोबार की सुविधा प्रदान कर कीमतों में विपरीत संचलन से भागीदारों को सुरक्षा प्रदान कर। विपरीत संचलन का मतलब दोनों तरफ से विपरीत संचलन हो सकता है। विपरीत संचलन किसान की तरफ से भी हो सकता है, उससे किसान को फायदा मिल रहा हो, विपरीत संचलन क्रेता की तरफ से होता है तो क्रेता को फायदा हो रहा है। तो दोनों को एक दूसरे से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है वस्तु व्यापार और कमोडिटी एक्सचेंज।
जहाँ देखेंगे अगर क्वेश्चन आ गया वस्तु व्यापार और कमोडिटी एक्सचेंज का कार्य क्या है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि वायदा कारोबार को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कमोडिटी के ऊपर, क्योंकि कमोडिटी मैंने लिख भी दिया, वस्तु व्यापार मतलब कमोडिटी की बात की जा रही। अब आते हैं हम लोग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर लें तो इसको ध्यान देंगे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में MCX। तो MCX को हम लोग बोल रहे हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये वायदा कारोबार की सबसे पुरानी संस्था है। अब चूंकि यहाँ पर देखें, ध्यान देंगे, हम बार बार यहाँ बता रहे हैं कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो एक्सचेंज तो पुराने और भी है, लेकिन हम कमोडिटी के ऊपर जो एक्सचेंज की बात करें उसमें सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसको विनियमित करता है सेबी। और जैसा कि मैंने आप लोग को सेबी में बताया था, सेबी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, और आपका कमोडिटी जो मैंने BSE, आप लोग जब शेयर बाजार, हम लोग को शेयर बाजार की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो BSE का मैंने आप लोग को क्या बताया था कि आपका BSE जो सूचकांक है यानी जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा सेंसेक्स। तो ये याद रखिएगा, सेंसेक्स है। वैसे यहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका कौन सा इंडेक्स, उसके इंडेक्स का क्या नाम है? तो आप कहोगे MCX कॉमडेक्स। तो MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉमडेक्स लगा दिए, तो ये इसका क्या है? इंडेक्स है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसी के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MCX। ये प्रमुख कमोडिटीज के बाजार वस्तुओं के उतार चढ़ाव की सूचना प्रदान करता है। मतलब जो भी रेट अप हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी कमोडिटी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है उसके संबंधित सूचना देता है। तो इससे किसानों को, क्रेता को, विक्रेता को, सबको इससे सहूलियत प्राप्त होती है। फिर आते हैं नेशनल कमोडिटी आते हैं। अब नेशनल कमोडिटी, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? मल्टी कमोडिटी के बारे में। अब आता है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, इसको बोलते हैं NCDEX। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, इसकी स्थापना भी 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ये राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी आधार ऑनलाइन है, देखिए ध्यान देंगे, ऑनलाइन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है और इसका विनियमन भी सेबी करता है। इसी तरह के कार्य करता है जिस तरह के कार्य मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। फिर आते हैं इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, इसे बोलते हैं ICEX। तो आप इसको क्या करें? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। ये क्या? राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग करेंगे लेकिन ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। और ये PPP मॉडल पर आधारित यानी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है और मॉडल पर आधारित है। इसके लिए भी इतना ही जानेंगे आप लोग, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल, अब आते हैं अभी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड हो गया, अब हो गया नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया NMCE। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मुख्यालय अहमदाबाद में है। ये क्या करता है? विश्व स्तरीय ऑनलाइन आधारित वायदा बाजार सुविधा प्रदान कराता है, मतलब कि विश्व स्तर पर काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला एक्सचेंज ऐसा है जो हीरे का वायदा समझौता पर आधारित होता है। जैसे कि यहाँ पर कमोडिटी की बात कर रहे थे, गेहूं, चावल, अन्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हीरे की बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब विश्व स्तरीय ये हीरे का व्यापार तो मतलब स्थानीय स्तर पे भी होता है, ठीक है, प्रदेश में भी होता है, देश के अंदर भी होता है। लेकिन ये जो बनाया गया है, नाम भले इसका नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, लेकिन ये हीरे के वायदा कारोबार के ऊपर डिपेंड है। और इसीलिए इसको कहा गया विशेषतः क्योंकि विश्व स्तर पर ज़्यादा हीरे के व्यापार को लेकर समझौता किया जाता है कि क्या कीमतें तय की जाएं हीरे को खरीद और बेचने को लेकर। एक चीज़ याद रखें कि नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया 2017 में, किसमें? ICX में, यानी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में। तो यह भी याद रखेंगे। अब वर्तमान में अब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ICEX क्या कर रहा है? तो ICEX ये कर रहा है कि हीरे के वायदा बाजार में इन्वॉल्व, मतलब उसका एक एक्सचेंज है ये, ठीक है ना। तो पहले नाम हुआ करता था नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अब इसका नाम हो गया ICX, क्योंकि ICX में NMCA का विलय कर दिया गया है। ये पूरा एक क्रम रहा है इसके बनने का, और ये संस्थाएं ये काम कर रही हैं वायदा बाजार के अंदर,
तो याद रखिएगा वायदा बाजार में इतने एक्सचेंज है, इतनी कंपनियाँ, एक लिमिटेड कंपनी होती है, एक अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, दो तरह की कंपनियाँ होती हैं। और किस तरह से लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनियां काम करती है, ये एक टर्मोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, इसकी भी चर्चा कभी करेंगे इसको किसी वीडियो में, तो उसको ही बताएंगे कि लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होता है। बहुत सी ऐसी टर्मोलॉजी होती है जिसको जानना आपके लिए जरूरी, जैसे ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये काफ़ी ऐसा टॉपिक हम लोगों ने उठाया है यहाँ पर पढ़ने के लिए जो बहुत ज़्यादा समझ में लोगों को नहीं आता है, या कम समझ में आता है, या हल्का फुल्का समझ में आता है, और जब पेपर में आता है तो वो अटेंड भी नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मेंस का पेपर आप लोग देते हैं तो मेंस में लिखने के लिए आपके पास मैटर कहाँ से होगा जब आपको जानकारी नहीं होगी। और इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा तो होता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा नहीं, जब खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसमें ऐसी टर्मोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं जो हम लोग को आसानी से, बल्कि इंग्लिश में टर्मोलॉजी आसानी से याद हो जाती है, हिंदी में नहीं याद होती है। तो इस चीज़ को जाने आप लोग हिंदी में पढ़ने, जब जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। हाँ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में क्या कहते हैं तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इतनी तो पता होनी चाहिए कि कुछ टर्मोलॉजी ऐसी होती हैं जो काफ़ी टिपिकल होती है हिंदी में, और उसको इंग्लिश में हम आसानी से समझ सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में भी याद कर लें। जैसे यहाँ पर कमोडिटी लिखा है, तो कमोडिटी तो आप ऐसे समझते होंगे, उसका हाव भाव समझ जाते हैं कमोडिटी, लेकिन इसको वस्तु कहते हैं हिंदी में। ऐसी बहुत चीज़ें हैं टर्मोलॉजी अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे एक्सचेंज हो गया यहाँ पर, और बहुत सी चीज़ें ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि उसका अर्थ के, खासकर अर्थ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे शब्द, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को पता होना चाहिए उस शब्द के बारे में, तभी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।